हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर ही छोड़ा था, जो थे विकास के विभिन्न रूप। हम विकास के रूप को पढ़ रहे थे, विकास के प्रकार को समझ रहे थे। तो यहाँ पर 7 प्रकार दे रखे हैं विकास के, यानी कि 7 रूप दे रखे हैं। अब नीचे आपको दिख रहा होगा शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में ये सारे विकास किस तरीके से काम करते हैं, तो इस वीडियो में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को जिसकी भी ज़रूरत है या आपकी फ्रेंड्स जो भी हैं क्लास 12th में हैं आपके साथ ही, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अब। मानव विकास की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, उनमें से एक अवस्था है शैशवावस्था। तो यहाँ पर हम विकास के विभिन्न रूप जो इम्पॉर्टेंट हैं शैशवावस्था में, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम शैशवावस्था को जान लेते हैं कि शैशवावस्था किसे कहते हैं, क्योंकि शैशवावस्था से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे शैशवावस्था किसे कहते हैं या शिशु किसे कहते हैं, शैशवावस्था की आयु अवधि कितनी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषताएं बताइए, ये सारे क्वेश्चन हम इस यहाँ पर पहले जो है क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जन्म के बाद जो अवस्था शुरू होती है उसे शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था में जो बच्चा है उसे बोलते हैं शिशु। शिशु किसे कहते हैं? देखिए, शिशु जन्म के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो बहुत सारे अपने जीवन की क्रियाओं को करने के लिए खुद नहीं कर पाता है, मतलब दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरों पर जो है वो डिपेंड होता है, तो इसलिए उसे शिशु कहा जाता है। ठीक है। और शिशु इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वो अपने काम को खुद नहीं करता, दूसरों के लिए उसे जो है आश्रित रहना पड़ता है दूसरों के ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं? शिशु बोलते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो यही हो गया कि शिशु किसे कहते हैं। शिशु एक अबोध प्राणी होता है जो अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की क्रिया को खुद नहीं कर पाता, उसे क्या कहा जाता है? उसे शिशु कहा जाता है। उसके बाद शैशवावस्था की आयु अवधि समझ लेते हैं। देखिए, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था के नाम से जानते हैं कि नहीं, शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर 5 साल तक की होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों में मतभेद रहता है, कोई तो 3 साल तक की अवस्था बताता है, कोई 5 साल तक की अवस्था बताता है। तो ओवरऑल वैसे हम यहाँ पर 3 साल तक को लेकर जो है चलने वाले हैं कि शैशवावस्था जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पर हम शैशवावस्था की देखिए परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्रो एंड क्रो के अनुसार, जो मैंने ये अंडरलाइन की हुई है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एग्जाम में आती है कि पूछ लेते हैं कि शैशवावस्था को परिभाषित कीजिए। तो क्रो एंड क्रो यानी कि ये दोनों भाई थे, उन्होंने क्या कहा है शैशवावस्था को लेकर, आइए जान लेते हैं। देखिए, शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें इंद्रिय यानी कि इंद्रिय प्रणालियाँ हमारी क्या करेंगी? कार्य करने लगेंगी। शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीख जाता है। तो शैशवावस्था वह अवस्था होती है जिसमें इंद्रिय प्रणालियाँ हमारी कार्य करने लगती हैं और शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीख जाएगा। यानी कि 3 साल के अंदर अंदर बच्चा धीरे धीरे घसीटना जिसे बोलते हैं वो शुरू कर देगा, घुटनों के बल चलना शुरू कर देगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को पकड़ कर जो है चलना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें शैशवावस्था में होती हैं, इसलिए इसको शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी शैशवावस्था थी। अब शैशवावस्था में बहुत सारे विकास होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास, ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो ये सारे विकास हम शैशवावस्था के पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला विकास है हमारा शैशवावस्था में शारीरिक विकास। देखिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे उसकी हड्डियाँ कितनी होती हैं, उसका वज़न कितना होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लंबाई के बारे में जान लेते हैं। जब नवजात शिशु जन्म लेता है तब उसकी लंबाई जो है वो होती है हमारी 50 सेंटीमीटर। तो नवजात शिशु को, अगर एक स्वस्थ नवजात शिशु है तो उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होने लगता है और 3 साल तक आते आते उसकी लंबाई में भी परिवर्तन हो जाता है। और 3 वर्ष का जो बच्चा है उसकी जो लंबाई होती है वो हमारी 98 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो इस तरीके से जब बच्चा जन्म लेगा तब उसकी लंबाई होगी 50 सेंटीमीटर और 3 साल तक आते आते उसकी लंबाई हो जाती है 98 सेंटीमीटर तक।
तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये भी पूछ लेते हैं शिशु की लंबाई कितनी होती है बताइए। तो शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद वज़न के बारे में बात कर लेते हैं। जब नवजात शिशु जन्म लेता है तब उसका जो एक स्वस्थ नवजात शिशु होता है उसका जो वज़न होना चाहिए वो होना चाहिए 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक। अगर नवजात शिशु स्वस्थ पैदा हुआ है या स्वस्थ है तो उसका जो वज़न होगा वो होगा 2.5 से 3.5 किलोग्राम। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन गया है कि नवजात शिशु का वज़न कितना होता है या शिशु का वज़न बताइए। तो शिशु का वज़न 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है। अब बात कर लेते हैं जो है अस्थियों के बारे में, यानी कि हड्डियों के बारे में कि शिशु के अंदर हड्डियाँ कितनी होती हैं। देखिए शिशु के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं 270 हड्डियाँ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जो हड्डी होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, वो 270 अस्थियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होने लगता है शिशु और एक वयस्क व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है, एक यंग एज में जाता है, तो उस समय बड़े होने पर उसकी जो अस्थियाँ हो जाती हैं वो हो जाती हैं 206। यानी कि 270 अस्थियाँ उसकी बचपन में जन्म के समय होती हैं और धीरे धीरे बड़े होने पर उसकी अस्थियाँ एक प्रॉपर रूप में 206 का रूप ले लेती हैं। तो ये अस्थियों के बारे में हमने यहाँ पर जो है समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर दांत कितने होते हैं। तो अब जहाँ तक दांतों का सवाल है, दांतों का प्रश्न है, तो सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके मुंह में कोई दांत नहीं होते हैं, लेकिन ये दांत जो बच्चा है उसके जबड़ों में अंदर की तरफ रहते हैं। और ये जो दांत हैं वो निकलने कब से शुरू हो जाते हैं? 6 महीने से निकलने शुरू हो जाएंगे। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब ये दांत थोड़े थोड़े करके निकलने शुरू हो जाते हैं। और लगभग 2 साल की एज तक ये जो दांत हैं वो हमारे पूरे तरीके से 20 दांत निकल आते हैं बच्चे के मुँह में। इन दांतों को अस्थायी दांत या दूध के दांत भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि दूध के दांत नहीं हैं अभी इसके, तो इन दांतों को दूध के दांत या अस्थायी दांत बोलते हैं। उसके बाद जैसे बच्चा 5 या 6 साल का होगा तो फिर उसके बाद ये दांत गिर जाते हैं और उसके जो है स्थायी दांत यानी कि परमानेंट उसके टीथ आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी दांतों के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे हमने इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है शारीरिक रूप से बच्चे के अंदर होती रहती हैं। तो अब यहाँ पर हमने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा शारीरिक विकास में। पहली चीज़ कि बच्चे की लंबाई कितनी होती है। बच्चे की लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ बच्चे का वज़न कितना होता है। तो बच्चे का वज़न होता है 2.5 से 3.5 किलोग्राम। उसके बाद तीसरी चीज़ कि बच्चे के अंदर अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ कितनी होती हैं। तो बच्चे के अंदर जो अस्थियाँ होती हैं वो होती हैं 270। उसके बाद हमने चौथी चीज़ पढ़ी कि बच्चे के मुंह में दांत कितनी अवस्था से निकलने शुरू हो जाते हैं, कितनी एज से निकलने शुरू हो जाते हैं और कितने निकल आते हैं। तो बच्चे के जो दांत हैं वो 6 महीने में निकलने शुरू हो जाते हैं और 2 साल की एज तक उसके अंदर जो है 20 दूध के दांत निकल आते हैं। उसके बाद ये दांत गिरकर स्थायी दांत का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये हमने शारीरिक विकास के अंतर्गत 4 चीज़ों को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गत्यात्मक विकास की। शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास क्या होता है और गत्यात्मक विकास किस तरीके से काम करता है। तो चलिए समझते हैं अब सेकंड टॉपिक गत्यात्मक विकास को। तो सेकंड टॉपिक है हमारा शैशवावस्था में होने वाला गत्यात्मक विकास। तो देखिए सबसे पहले गत्यात्मक विकास को पढ़ लेते हैं। गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं। तो गत्यात्मक विकास को इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। गत्यात्मक विकास को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे गति संबंधी विकास या गामक विकास या क्रियात्मक विकास। तो ये सारे नाम किसके हैं? ये गत्यात्मक विकास के नाम है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बोर्ड में कि गत्यात्मक विकास को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो गत्यात्मक विकास को सबसे पहले गामक विकास, दूसरा है गति संबंधी विकास और तीसरा है हमारा क्रियात्मक विकास। तो इन तीनों को गत्यात्मक विकास के नाम से ही जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन यही बन गया। दूसरा क्वेश्चन है गत्यात्मक विकास को अंग्रेजी में मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये मोटर डेवलपमेंट होता क्या है, चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हरलॉक काफ़ी फेमस रहे हैं हमारे होम साइंस में। तो उनके अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में कि शरीर की विभिन्न मांसपेशियों पर नियंत्रण का विकास ही क्या कहलाता है? गत्यात्मक विकास कहलाता है। हरलॉक का कहना है कि जितनी भी हमारी मांसपेशियां होती हैं, शरीर की बॉडी की मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, जब उस पर नियंत्रण करना शुरू कर दे बच्चा या उस पर नियंत्रण करना शुरू हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? गत्यात्मक विकास कहलाता है। इसके अलावा एक और हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जेन किंग। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसको जो है परिभाषित किया है। जेन किंग का कहना है गत्यात्मक विकास को लेकर कि अच्छी तरीके से आप यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि डेफिनेशंस आप अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको इससे मार्क्स मिलेंगे। तो उनका कहना है कि
लड़कियां उन क्रियाओं में बाजी मार लेती हैं जिनमें लघुता और संक्षिप्तता होती है। लड़के गति तथा शक्ति युक्त क्रियाओं में लड़कियों से आगे रहते हैं। तो यहाँ पे इसकी ये परिभाषा हुई। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको। देखिए, जेन किंग का कहना है कि लड़कियां छोटी छोटी चीज़ों को करने में जो है अपनी छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए लड़कियां बनी हैं, लेकिन लड़के क्या करते हैं, जिनमें ताकत लगती है, शक्ति लगती है, ऐसे काम को करने में क्या कर लेते हैं, जो है लड़कियों से आगे रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कोई भी काम लड़कियां भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका क्या कहना था कि जिस चीज़ में शक्ति लगे, ताकत लगे या गति लगे, वो काम केवल लड़के कर लेते हैं। अब अगर मैं आपको सिंपल तरीके से इसको परिभाषित करना बताऊं तो गति संबंधी क्रियाओं के विकास को गत्यात्मक विकास कहते हैं। उसके बाद गत्यात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट के 2 प्रकार होते हैं। पहला है सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल, और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि आपका स्थूल गति कौशल। तो 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, मोटर डेवलपमेंट होते हैं। देखिए, सूक्ष्म गति कौशल और स्थूल गति कौशल यानी कि आपका फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल कहते किसे हैं। देखिए, जब हम अपने किसी भी काम को करने के लिए केवल अपनी फिंगर्स का, अपने हाथों का या अपने केवल पैर का यूज़ करें, ठीक है, यानी कि हमें पूरी बॉडी की शक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम अपने हाथ से ही वो काम कर सकते हैं, केवल हमने अपने पैर से ही वो काम कर लिया, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, वो चीज़ कहलाती है हमारी सूक्ष्म गति कौशल। जैसे मान लीजिए हमें पिक्चर बनानी है, तो केवल हमने ड्राइंग करी तो केवल किसका यूज़ हुआ, केवल फिंगर्स का यूज़ हुआ। मुझे कोई कुछ लिखना है तो किसका यूज़ हुआ, केवल फिंगर का यूज़ हुआ। ऐसा तो नहीं है कि पूरा हाथ का मैं अपना जोर लगा रही हूँ, नहीं, केवल फिंगर्स का यूज़ हो रहा है। या उसके अलावा मुझे सब्जी काटनी है तो केवल मैं अपने हाथ से सब्जी काट रही हूँ, ऐसा नहीं कि पूरी शरीर की ताकत लगा रही हूँ। तो ये चीज़ें कहलाती है हमारी फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गति कौशल। तो ऐसे गति कौशल जहाँ पे केवल कम शक्ति का यूज़ हो, केवल जब किसी भी काम को करने के लिए केवल फिंगर्स यानी कि उंगलियां, कलाइयों का प्रयोग हो, तो हम उसको बोलते हैं सूक्ष्म गति कौशल। इसके अलावा स्थूल गति कौशल किसे कहते हैं, देखिए, जब किसी भी काम को करने के लिए पूरी बॉडी की शक्ति का यूज़ हो, मतलब हमें पूरी बॉडी उसमें उस काम में लगानी पड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्थूल गति कौशल। देखिए कैसे यहाँ पर हम समझते हैं एक एग्जाम्पल देकर। देखिए, जैसे कि हमें स्विमिंग करनी है या हमें रेसिंग करनी है, रेस लगानी है, तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं। वहाँ पे तो हाथ काम नहीं आएगा, वहाँ पे तो केवल पैर काम नहीं आएगा, हमें पूरी अपनी बॉडी लगानी पड़ेगी। अगर मुझे स्विमिंग करनी है, मैं केवल अपने फिंगर ही हिला लूँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें वहाँ पे अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करना है, तो उसको बोलते हैं हम स्थूल गति कौशल। तो जहाँ पे कम शक्ति का प्रयोग हो, कम हमें अपनी बॉडी जो है पार्ट्स का प्रयोग करना पड़े, कम शक्ति का प्रयोग करना पड़े, तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म गति कौशल। इसके अलावा जब हमें अपनी पूरी बॉडी की शक्ति का यूज़ करना पड़ता है, पूरी फोर्स लगानी पड़ती है, तब हम उसको बोलते हैं स्थूल गति कौशल। तो इस तरीके से यहाँ पर गत्यात्मक विकास के 2 प्रकार होते हैं, एक तो फाइन और एक ग्रॉस मोटर स्किल, इस तरीके से। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर एक टेबल है जिसमें दे रखा है कि कितने कितने महीनों में कितना कितना जो है गत्यात्मक विकास होता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर जो है 15 महीने दे रखे हैं, उनमें कौन कौन सा विकास होता है। देखिए, एक तरफ लिखी है आयु महीनों में, एक तरफ लिखा है होने वाला गत्यात्मक विकास। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहले महीने में यानी कि फर्स्ट मंथ में क्या होगा, ठोडी ऊपर करना। बच्चा जो है केवल अपनी ठोडी ऊपर करना शुरू करेगा, यानी कि उसकी कौन सी मांसपेशियां काम करेंगी, केवल ठोडी की। अगर बच्चा अपनी ठोडी ऊपर करना सीख गया तो इसका मतलब इसकी ये वाली मसल्स काम करनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद दूसरे महीने में छाती को उठाना, बच्चा थोड़ा थोड़ा जो है अपने सीने को उठाना शुरू कर देता है। तीसरे महीने में वस्तुओं को पकड़ना और छोड़ना, बच्चा थोड़ी थोड़ी वस्तु को पकड़ेगा। जैसे बच्चे को आप दूध की बोतल हल्की सी पकड़ा दो तो हल्की सी टच कर लेगा, उसके बाद उसको छोड़ देता है। उसके बाद चौथे महीने में सहायता से बैठना, बच्चा क्या करेगा, किसी भी चीज़ की हेल्प से, जैसे हम बच्चे को हमने हाथ से पकड़ रखा है तो बच्चा थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, जो है हल्का हल्का सा बैठना शुरू करेगा। 5वें महीने में गोद में बैठना, वस्तु को पकड़ना शुरू करेगा। 6ठे महीने में कुर्सी पर बैठना। 7वें महीने में वस्तु से खेलना। 8वें महीने में सहारे से खड़े होना, किसी की हेल्प से वो खड़ा हो जाएगा। 9वें महीने में फर्नीचर पकड़कर खड़ा होना। आपने देखा होगा घर में बच्चे बहुत सारे जो है हमारे घर में फर्नीचर होते हैं, तो फर्नीचर को पकड़ पकड़ के जो है खड़ा होना शुरू कर देते हैं और फर्नीचर को पकड़ पकड़ के वो आगे चलना भी शुरू कर देते हैं। 10वें महीने में बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है कि शिशु जो है वो कितने महीनों में घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। तो शिशु 10वें महीने में 10 से 11 महीने में क्या करना कर देते हैं, घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 11वें महीने में सहारे से चलना। 12वें महीने में फर्नीचर को ऊपर उठाकर। 13वें महीने में सीढ़ियों पर चढ़ना। 14 में अकेले खड़ा होना और 15 में अकेले चलना।
तो इस तरीके से 15 महीने यानी कि हमारा कितना हो गया, 1 साल 3 महीने का बच्चा अकेले चलना शुरू कर देता है। तो ये हमने समझा यहाँ पर गत्यात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, एक तो शारीरिक विकास, एक हो गया गत्यात्मक विकास। अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ आते हैं जो है हमारा